नमस्कार। आज हम एक खास सफर पर निकल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के शुरुआती सालों की गहराई में उतरेंगे जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो नरेंद्र मोदी की बचपन यात्रा नाम की एक स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। और इनके जरिए हम उनके जन्म से लेकर शुरुआती रुझानों तक उन फॉर्मेटिव वर्षों को समझने की कोशिश करेंगे। गुजरात के वडनगर के एक छोटे से घर से शुरू हुई ये कहानी आखिर कैसे आगे बढ़ी ये देखेंगे। बिल्कुल। सोचिए 17 सितंबर 1950, भारत की आजादी के बस कुछ ही साल बाद। हाँ, बिल्कुल नया भारत था वो। हाँ, वडनगर नाम का छोटा सा कस्बा और एक साधारण परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करेगा। सही बात है, कौन सोच सकता है। तो चलिए इस शुरुआती सफर की परतों को खोलते हैं, देखते हैं स्रोत हमें क्या बताते हैं इस बारे में। और ये हमेशा देखना रोचक होता है कि शुरुआती जीवन के जो अनुभव होते हैं जी, खासकर जब पृष्ठभूमि बहुत साधारण हो, वो किसी व्यक्ति के नजरिए को, उनकी दृढ़ता को किस तरह से गढ़ते हैं। सही। वडनगर का वो माहौल, आजादी के ठीक बाद का भारत जो खुद अच्छा, अपनी पहचान बना रहा था। हाँ, एक तरह से बन ही रहा था देश। बिल्कुल। ये सब उस कहानी का अहम हिस्सा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर के भारत की भी एक झलक है इसमें। तो शुरुआत करते हैं उनकी पृष्ठभूमि से। जन्म, जैसा हमने कहा, 17 सितंबर 1950, वडनगर, महसाणा जिला, गुजरात। जी। स्रोत बताते हैं कि परिवार मोदघांची समुदाय से था। हाँ, जिसे गुजरात में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उसमें गिना जाता है। अच्छा। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। चाय की दुकान, इसका जिक्र काफी आता है। हाँ, और माँ हीराबेन मोदी, जिन्हें उनकी सादगी, अनुशासन और गहरी धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता था। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी अहम है देखा जाए तो। एक छोटे एक कमरे के घर में रहना, हाँ, आर्थिक तंगी का सामना करना। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हर पैसा मायने रखता था। यानी अभाव थे। जी, ये दिखाता है कि जीवन की शुरुआत अभावों के बीच हुई। पिता की चाय की दुकान का जिक्र बार बार आता है। हाँ, बिल्कुल। जहां नरेंद्र बचपन में मदद करते थे। हाँ, वो दुकान वाली बात दिलचस्प है। सिर्फ मदद करना नहीं, बल्कि स्रोत बताते हैं कि वो यात्रियों को चाय देते थे। अच्छा। गुजरती ट्रेनों को देखते थे। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं कि उस छोटे बच्चे के मन में उन ट्रेनों को देखकर क्या विचार आते होंगे। शायद, हाँ, दुनिया देखने की एक खिड़की जैसी। हाँ, शायद यहीं से दुनिया को देखने की, जानने की खिड़की खुली हो। बिल्कुल। रेलवे स्टेशन वैसे भी एक ऐसी जगह होती है जहां तरह तरह के लोग आते जाते हैं। सही। अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक बच्चे के लिए ये माहौल बहुत उत्तेजक हो सकता है। हाँ, सीखने को बहुत कुछ। जी, ये सिर्फ चाय बेचना नहीं था, ये शायद लोगों को समझने, जीवन की विविधता को देखने का एक, क्या कहते हैं, अनौपचारिक स्कूल था। अनौपचारिक स्कूल, हाँ। स्रोत में एक पंक्ति है, उन्हें विरासत में विशेषाधिकार नहीं बल्कि दृढ़ता मिली थी। ये शायद इन्हीं शुरुआती अनुभवों का निचोड़ा है। अभाव अक्सर इंसान को ज्यादा मजबूत बना देते हैं ना। सही कहा। इस पृष्ठभूमि से आगे बढ़ते हुए उनके स्कूली दिनों की बात करते हैं। वडनगर प्राइमरी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई हुई। जी। स्रोत उन्हें कैसा छात्र बताते हैं, क्या कुछ खास था? उन्हें एक जिज्ञासु और सक्रिय छात्र के रूप में याद किया जाता है। पढ़ाई में तेज तो थे ही, लेकिन उनकी दिलचस्पी पाठ्येतर गतिविधियों में ज्यादा थी। अच्छा, जैसे? स्रोत बताते हैं कि उन्हें नाटक और वाद विवाद का बहुत शौक था। अक्सर स्थानीय नाटकों में हिस्सा लेते थे, कभी सैनिक बनते, कभी संत। ये भूमिकाएं निभाना भी शायद उनके अंदर के किसी रुझान को दिखाता है। हाँ, और सिर्फ नाटक ही नहीं, स्रोत ये भी बताते हैं कि वो स्काउट समूहों का नेतृत्व करते थे। जी। कार्यक्रमों के आयोजन में मदद करते थे। ये छोटी उम्र में ही नेतृत्व क्षमता और चीजों को व्यवस्थित करने की काबिलियत के शुरुआती संकेत लगते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ एक बच्चे का खेलना कूदना नहीं लगता, बल्कि इसमें एक तरह की जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण की झलक मिलती है। सही कहा। और इसी दौर में किशोरावस्था में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है जिसका जिक्र स्रोत में है। क्या? शहर से गुजरने वाले साधुओं और संतों से मिलना। अच्छा। उनके निस्वार्थ सेवा और भक्ति के विचार, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन पर गहरा असर डालते हैं। ये काफी अलग अनुभव रहा होगा। जी, ये उनके जीवन में भारी दुनिया और आध्यात्मिक विचारों से पहला बड़ा सामना था, जो उनके घर और स्कूल के परिचित दायरे से बिल्कुल अलग था। सही। ये अनुभव शायद उनके अंदर एक नई खोज की इच्छा जगा गया। शुरुआती आध्यात्मिक झुकाव से जुड़ा है। जी हाँ। स्रोत बताते हैं कि किशोरावस्था में
उनका रुझान आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगा था। वो अक्सर मंदिरों में जाते, आध्यात्मिक बातें सुनते। इतना ही नहीं, स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्होंने सन्यासी बनने की इच्छा भी जाहिर की थी। सन्यासी मतलब साधु जो दुनियादारी से दूर रहता है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा साधु जो सांसारिक जीवन से विरक्त हो। ये एक किशोर के लिए काफी असामान्य इच्छा लगती है। हाँ, खासकर उस पृष्ठभूमि से आने वाले लड़के के लिए तो और भी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनके मन में जीवन के उद्देश्य को लेकर गहरे सवाल उठ रहे थे शायद। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कुछ समय के लिए घर भी छोड़ दिया था। जी हाँ, भारत भर में यात्राएं की। कहाँ गए? स्रोत बताते हैं हिमालय गए, कोलकाता के पास बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन के आश्रमों का दौरा किया। ये महज घूमना नहीं था, जाहिर है ये एक तरह की आत्मखोज की यात्रा थी। बिल्कुल, ये अनुभव उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में बहुत अहम रहे होंगे। हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि इन यात्राओं और आश्रमों में बिताए समय ने उनमें मतलब आंतरिक अनुशासन, कर्म में विश्वास, सेवा का भाव, हाँ सेवा का भाव और सादगी जैसे मूल्यों को मजबूत किया। घर से दूर अकेले? जी, अकेले अलग अलग आध्यात्मिक माहौल में रहना यकीनन दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। हाँ, ये वो शिक्षा थी जो स्कूलों में नहीं मिलती। सही। स्रोत की एक पंक्ति इस दौर को खूबसूरती से बयां करती है, मुझे लगता है। एकांत में उन्हें स्पष्टता मिली, सेवा में उन्हें अपना मार्ग मिला। काफी गहरा। तो ये आध्यात्मिक खोज का दौर था। हाँ। लेकिन फिर वो वडनगर वापस लौटे। जी, स्रोत बताते हैं कि वापसी के बाद उनके जीवन में एक नई दिशा आई और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस हाँ, उससे जुड़े। हाँ। ये जुड़ाव कैसे हुआ और इसका क्या महत्व था उस वक्त? स्रोत के मुताबिक यात्राओं से लौटकर वो एक स्पष्टता और शायद एक नई ऊर्जा के साथ वापस आए थे। तो आरएसएस से जुड़ना इसी कड़ी में अगला कदम लगता है। आरएसएस, जैसा कि स्रोत बताते हैं, अनुशासन, राष्ट्रवाद और सामुदायिक सेवा पर केंद्रित संगठन है। जी। उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत की, रोज लगने वाली शाखाओं में जाना, कैंप आयोजित करने में मदद करना। अच्छा। ये सब अनुभव उन्हें टीम में काम करना और नेतृत्व करना सिखा रहे थे धीरे धीरे। यहाँ एक दिलचस्प बात है, स्रोत साफ करते हैं कि उस समय राजनीति उनके दिमाग में नहीं थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो ये जुड़ाव विशुद्ध रूप से संगठन के सिद्धांतों और उसकी क्या कहते हैं कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर था। ऐसा लगता है। वो अनुशासन और सेवा का भाव जो शायद उनकी आध्यात्मिक खोज से भी जुड़ता हो। हाँ, शायद। स्रोत के अनुसार आरएसएस का ढांचा, उसका अनुशासन और राष्ट्र सेवा पर जोर शायद उनकी उस सेवा के मार्ग वाली खोज से मिल खाता था। ये यात्राओं के दौरान मिली थी। जी बिल्कुल। बेशक ये जुड़ाव बाद में उनके राजनीतिक जीवन की नींव बना, ये हम सब जानते हैं। हाँ। लेकिन उस वक्त ये शायद व्यक्तिगत विकास और सामुदायिक जुड़ाव का एक माध्यम था। वो अनुशासन और संगठन कौशल जो उन्होंने यहाँ सीखा, वो निश्चित रूप से आगे चलकर बहुत काम आया होगा। हाँ। स्रोत में आरएसएस शाखाओं की लयबद्ध मार्चिंग ड्रम बीट्स का जिक्र प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। अच्छा, वो क्या दर्शाता है? शायद उनके जीवन में एक नए अनुशासित और संगठित अध्याय की शुरुआत का संकेत है वो। दिलचस्प। इस संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ उस समय के भारत का माहौल भी तो उनके विचारों को आकार दे रहा होगा। बिल्कुल। ये 1960s और 70s का दशक था। भारत आजादी के बाद अपनी जगह बना रहा था, राष्ट्र निर्माण का दौर चल रहा था। जी हाँ, बहुत उथल पुथल का भी दौर था। हाँ। स्रोत इस दौर के उनके सपनों के बारे में क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि उनका सपना देश की प्रगति में योगदान करने का था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सपना मतलब धन या पद हासिल करने का नहीं था। अच्छा। बल्कि सेवा के माध्यम से योगदान करने का था। सेवा, ये शब्द बार बार आ रहा है। हाँ, ये सेवा का विचार उनकी आध्यात्मिक खोज और फिर आरएसएस के अनुभव दोनों से जुड़ता दिखता है। और वडनगर में मिले अनुभव? बिल्कुल। कड़ी मेहनत की सीख, लोगों के प्रति सहानुभूति और आत्मनिर्भरता का मूल्य, ये सब उनके इस सपने की नींव थे, ऐसा स्रोत कहते हैं। तो वो वडनगर का रेलवे स्टेशन जहां उन्होंने बचपन में चाय बेची थी, क्या वो महज एक बीती हुई याद थी या उसका कोई गहरा मतलब भी था उनके लिए, जैसा स्रोत इशारा करते हैं? स्रोत उसे एक रूपक, एक मेटाफर की तरह देखते हैं। कैसे? रेलवे स्टेशन यात्राओं, गतिशीलता और उम्मीद का प्रतीक होता है ना? हाँ, बिल्कुल। शायद वहीं खड़े होकर गुजरती ट्रेनों को देखते हुए उनमें भी एक लंबी यात्रा का सपना जागा हो, देश की सेवा की यात्रा। ये दिखाता है कि कैसे बचपन के साधारण अनुभव भी गहरे अर्थ ले सकते हैं और भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। मतलब वो चाय की दुकान सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं थी? नहीं,
शायद वो आकांक्षाओं का शुरुआती बिंदु भी थी। तो अगर हम इस पूरे शुरुआती सफर को देखें, वडनगर की वो गलियां, चाय की दुकान, स्कूल का मंच, फिर हिमालय की यात्राएं और आरएसएस की शाखाएं, जी, स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे इन अलग अलग अनुभवों ने मिलकर नरेंद्र मोदी के शुरुआती व्यक्तित्व को गढ़ा। हाँ, ये कई अलग अलग धागों से बुनी हुई कहानी लगती है। एक तरफ अभाव और संघर्ष से मिली दृढ़ता, हाँ, दूसरी तरफ नाटकों और बहसों से उभरी अभिव्यक्ति की क्षमता, जी, फिर आध्यात्मिक खोज से मिली शांति और सेवा की प्रेरणा, और अंत में आरएसएस से मिला अनुशासन और संगठन का कौशल। ये सब मिलकर एक, कह सकते हैं, जटिल तस्वीर बनाते हैं। हमने देखा उनकी विनम्र शुरुआत, नेतृत्व के वो शुरुआती लक्षण जो स्कूल के दिनों में दिखे, आध्यात्मिकता की ओर उनका गहरा झुकाव और उसकी तलाश में की गई यात्राएं, और फिर आरएसएस के माध्यम से सेवा और संगठन से जुड़ना। ये सब उनके जीवन के वो शुरुआती अध्याय थे जिन्होंने आने वाले कल की नींव रखी। स्रोत की एक पंक्ति है जो इस यात्रा को जैसे समेटती है, वडनगर के रेलवे प्लेटफॉर्म से दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक। हाँ, नरेंद्र मोदी की यात्रा सादगी में जन्मे और अनुशासन से गढ़े गए एक सपने के साथ शुरू हुई। ये एक शक्तिशाली छवि है, उनके सफर के पैमाने को दर्शाती है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें उनके जीवन के उस हिस्से की एक झलक देते हैं जिसके बारे में शायद कम बात होती है, लेकिन जो उनके व्यक्तित्व और उनकी यात्रा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा से उभरता है। जी जरूर। स्रोत हमें उनके जीवन के कई विविध अनुभव बताते हैं। चाय की दुकान की जमीनी हकीकत है, हाँ, आश्रमों का आध्यात्मिक एकांत है, और आरएसएस का संगठित अनुशासन है। जी, काफी अलग अलग हैं ये। हाँ, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये इतने अलग अलग तरह के अनुभव आपस में कैसे जुड़े होंगे। क्या इनमें कोई तालमेल था या कोई तनाव? अच्छा सवाल है। और इन सब ने मिलकर बाद के जीवन में नेतृत्व या राष्ट्र निर्माण को लेकर उनके विशिष्ट नजरिए को कैसे आकार दिया होगा? ये वो सवाल हैं जिन पर स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे बचपन और युवावस्था के विभिन्न अनुभव मिलकर एक व्यक्ति की भविष्य की राह तय करते हैं।